जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर स्टार्ट करते हैं जी। चैप्टर है चैप्टर 9 और चैप्टर का जो नाम है वो है जी बिल्डिंग ए न्यू वेंचर टीम। अब इसमें हमने आइडिया सोच लिया, हमने उसकी फिजिबिलिटी एनालिसिस कर लिया, सब कुछ ठीक है। हमने अपनी टीम की बिल्डिंग करनी है, टीम की हायरिंग करनी है, टीम में कौन कौन होता है ये सब डिस्कस करते हैं हम लोग। न्यू वेंचर टीम जब हम टीम बनाते हैं तो उसमें या तो फाउंडर होंगे या तो फाउंडर्स होंगे, वो सब मिलके आपकी टीम बनाएंगे और उसके बाद आपके डिफरेंट एम्प्लॉयज होंगे, आपके एडवाइजर्स होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, ये सब होंगे। और उनकी ज़रूरत डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस एक्सपेंशन क्या है, किस टाइप का बिजनेस है, उसकी नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, इन सब पे डिपेंड करता है। तो हाँ जी, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक टर्म याद रखें, लायबिलिटी ऑफ न्यूनेस। लायबिलिटी ऑफ न्यूनेस का मतलब है कि न्यू बिजनेस की एक लायबिलिटी होती है। एवरी बिजनेस हैज़ अ टेंडेंसी टू फेल। जो भी न्यू बिजनेस है वो रिस्क, उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है फेल होने का, क्योंकि न्यू है। तो उसमें या तो टीम आपकी ठीक नहीं बनी, या तो प्रोडक्ट आपकी ठीक नहीं थी, या तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था। तो न्यू बिजनेस में ये चांसेस होते हैं रिस्क के फेलियर होने के। तो अगर आप टीम ठीक हायर होंगी, फिजिबिलिटी एनालिसिस होगा, तो ये चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन स्टिल देयर ऑलवेज अ चांस कि फेलियर हो आपके बिजनेस में। दिस इज व्हाट वी कॉल लायबिलिटी ऑफ न्यूनेस। ये है जी, हम लोग की टीम में बहुत से होते हैं, ये मेन है हम लोग के टीम। जो हम टीम बनाते हैं उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स हैं, की एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें आपके मार्केटिंग फाइनेंस के लोग आ जाते हैं, ये सब मिलकर टीम बनाते हैं। पहले तो है जी फाउंडर या फाउंडर्स। आप खुद अगर फाउंडर एक हैं तो फाउंडर हैं, अगर आपकी टीम है ज़्यादा लोग मिलके बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो फाउंडर्स में आ जाते हैं। अब इसका साइज़ कितना होना चाहिए फाउंडर्स का? कुछ स्टडीज़ कहती हैं जी कि 70-60% फर्म्स ऐसी हैं जो एक से ज़्यादा लोग मिलके बनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक बिजनेस बंदा बनाए अकेला, सोल बिजनेस हो जिसका, सोल एंटरप्रेन्योर, तो वो ज़्यादा कामयाब रहता है। तो दोनों बातें ठीक है, डिपेंड ऑन कि आपके जो आपके जो पार्टनर्स की नेचर क्या है और उसकी इंटेंशन क्या है। एडवांटेज क्या है, हमेशा से हमें पता है कि जब हम न्यू टीम बनाते हैं, जब एक से ज़्यादा लोग मिलकर टीम बनाते हैं, उसके उस टीम में साइनर्जी आती है, उसमें टैलेंट ज़्यादा होता है, रिसोर्सेज मिलते हैं, उसके लिंक ज़्यादा होते हैं, नेटवर्किंग ज़्यादा होती है, एक दूसरे की सपोर्ट होती है, तो स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और वो एक्सपेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑन दी अदर हैंड डिसएडवांटेज भी यही है कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, अगर दो लोग मिलके बिजनेस स्टार्ट करते हैं और इक्वल है, उनके प्रॉफिट की रेशियो भी इक्वल है, स्टेटस भी सेम है, तो कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस है अगर एक को हम सीईओ बना दें। फ़ायदा उसको होगा कि जो फाउंडर्स हैं उनके जो एक्सपर्टीज़ है वो डिफरेंट एरियाज़ में होगा। सेम एरिया में उनके एक्सपर्टीज़ होंगे तो उनका फ़ायदा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल दोनों फाइनेंस के बंदे हैं तो फाइनेंस की ही डायरेक्शन में सोचेंगे। एक फाइनेंस, एक मार्केटिंग, एचआर का हो तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में सोचते हैं। और अगर उनके सोच डिफरेंट है, उनकी सोच सेम होनी चाहिए। एक्सपर्टीज डिफरेंट होंगे, सोच सेम। अगर सोच डिफर है तो उसके डिसएग्रीमेंट ज़्यादा होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, ये एक टीम है। पहले तो ये देख लें कि हेट्रोजीनियस आपकी टीम होनी चाहिए, होमोजीनियस नहीं। हेट्रोजीनियस क्या होता है? इसमें डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट एक्सपर्टीज हो आपके पास। होमोजीनियस के जितने जो फाउंडर हैं उनके जो एक्सपर्टीज है वो सेम है। अब देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि ये टीम बनाना चाहती है, एजुकेशन सॉफ्टवेयर कंपनी बनाना चाहते हैं। अब ये जो हैं ये एक टीचर हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ये जो मिडिल स्कूल की वाइस प्रिंसिपल हैं, और ये जो हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनर है। अब ये सब मिलके इनकी एक्सपर्टीज डिफरेंट एरिया में है। अब ये सब मिलके एजुकेशन सॉफ्टवेयर कंपनी बना सकते हैं। अब ये देखना है कि इनकी सोच भी सेम है या नहीं। इनकी सोच सेम होनी चाहिए, इनका पैशन ऑफ डूइंग बिजनेस सेम होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ फाउंडर्स क्या होते हैं जी कि उनकी एक तो एजुकेशन, हाई एजुकेशन उनके पास। ये हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, काफ़ी हमने देखा है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कामयाब है, जिन्होंने जो मैट्रिक पास हैं या उनके पास एजुकेशन नहीं है, वो हैं, लेकिन स्टिल एजुकेशन हमें एक एज प्रोवाइड करता है। हमें हम लोग के रिसोर्सेज बनते हैं, लिंक बनते हैं, हमें मेंटोर मिलते हैं टीचर्स की शेप में, हमें मार्केट की इंफॉर्मेशन मिलती है, तो हमें फ़ायदा होता है।
फिर एंटरप्रेन्योरियल हमें एक्सपीरियंस हो। एंटरप्रेन्योरशिप हमें पता है जी, हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि आपकी सिक्स सेंस अच्छी हो, आप रिस्क टेकर हो, आप पॉजिटिव सोचते हो, तो एंटरप्रेन्योरियल आप में स्किल्स हो और कुछ एक्सपीरियंस भी हो उस बिजनेस का। फिर उस इंडस्ट्री से रेलेवेंट आपका एक्सपीरियंस हो जो आपने बिजनेस स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं टीचर हूँ और मैं यूनिवर्सिटी ओपन करता हूँ, तो मुझे उस बिजनेस में मेरे कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मुझे उस इस इंडस्ट्री का पता है, इससे मैंने काफ़ी काम किया हुआ है। और आपकी टीम जो फाउंडर्स हैं, उनकी एबिलिटी हो नेटवर्किंग करने की, ज़्यादा नेटवर्किंग होंगे तो एक लिंक बन जाता है और लिंक से लिंक डेवलपमेंट होती है और आपके बिजनेस में बहुत यूज़फुल होता है ये सब उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे की गई है। फिर है जी, अब हमने हायरिंग करनी है अपने की एम्प्लॉयज़ की। कौन कौन से की एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी हायरिंग कैसे होती है यहाँ पे देख लेते हैं। सॉरी, ये वही डिस्कस किया गया है। यहाँ पे आ जाइए, ये आपके की एम्प्लॉयज़ के यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अब इनके सोर्स कहाँ से, किस टाइप के हम हायर कर सकते हैं। एक तो हम फुल टाइम हायर कर सकते हैं, एक हम पार्ट टाइम हायर कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस न्यू है, इतने खर्चे नहीं आप अफोर्ड कर सकते, तो आप पार्ट टाइम में एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं। मॉर्निंग में आप काम कर लें, शाम को आप हायरिंग पार्ट टाइम हायर कर लें किसी को। आप इंटर्नी हायर कर सकते हैं। इंटर्नीज एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि इंटर्नीज को पैसे भी चाहिए होते हैं, कुछ उनको सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है एक्सपीरियंस का, तो वो अच्छी एक ऑप्शन है। वो आप बिजनेस में अच्छा काम भी करते हैं, उनको काम सिखाना पड़ता है। फिर आपके फ्रीलांसर हैं। फ्रीलांसर में पता है कि घर बैठ के जो काम करते हैं, आपके लिए सॉफ्टवेयर बना दिया, वेबसाइट बना दी, वो है। फिर हमें वर्चुअल असिस्टेंट है। वर्चुअल असिस्टेंट वो है जो वो भी फ्रीलांसर ही होते हैं। दोनों फ्रीलांसर हैं। दोनों आपके कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है दोनों। लेकिन फ्रीलांसर ये है कि जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो आपको ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है, टेक्निकल ऑनलाइन सर्विस, मतलब घर बैठ के आपको आपके लिए सर्विस प्रोवाइड करता है। लेकिन जो फ्रीलांसर है वो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हो सकता है, और किसी और टाइप की भी आपको सर्विस चाहिए वो भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपने कॉन्ट्रैक्ट पे कहा जी क्या मुझे ये चीज़ बना के दे दें, घर बना के दे दें, फॉर एग्जांपल ये फर्नीचर बना के दे दें, ठीक है, तो वो उसने आपको बना के दे दिया और आपने उसको पैसे दिए, आप उसने उसने सर्विस आपको प्रोवाइड की। तो ये है जी डिफरेंस दोनों में। फिर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो आपकी कंपनी है जिसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, उसके लिए लीगल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शर्त है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होंगे आपकी कंपनी को लीगल स्टेटस नहीं मिलेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपकी कंपनी के इनसाइड भी हो सकते हैं, आउटसाइड साइडर्स भी हो सकते हैं जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हो जाए। इनकी क्या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जी, ये अपॉइंट करते हैं ऑफिसर ऑफ द फर्म, ये जो सीईओ होते हैं इनकी हायरिंग करते हैं। डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, कंपनी का जो प्रॉफिट हो जाए तो शेयर होल्डर्स को ये प्रॉफिट देते हैं डिविडेंड की शेप में। और कंपनीज के जो अफेयर्स हैं उनको देखते हैं, पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन उनको देखते हैं। इनकी मीटिंग होती है साल में 3-4 मरतबा मीटिंग होती है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कैसे पे किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास शेयर्स होते हैं कंपनी के। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मैंने एक वीडियो लिंक भी लगाया यूट्यूब का, आप देखें, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इनको। आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको ना प्रोवाइड करते हैं गाइडलाइन। एक तो उनका एक्सपीरियंस भी होता है, ये खुद भी कंपनी की बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। इसके अलावा कंपनी के मैनेजर्स को जो भी कोई गाइडलाइन चाहिए हो तो ये प्रोवाइड करते हैं। फिर है जी सेकंड, लैंड लेजेंटिमेसी। ये कंपनी के ये ट्रस्ट वर्दी प्रोवाइड करते हैं, ट्रुथफुल प्रोवाइड करते हैं कंपनी की। एक तो ये लीगल स्टेटस है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और कंपनी की क्रेडिबिलिटी को ये इंक्रीज करते हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना हो तो लोग यही समझेंगे कि फेक हैं, तो होंगे तो ये एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड करते हैं, ट्रस्ट वर्दी हो जाते हैं ये कंपनी। A board of directors is a formal construct for every company that essentially provides governance for the company. A board has a number of different functions and responsibilities. Think about them breaking into formal and informal. The formal responsibilities include things such as hiring and firing the CEO, representing shareholders, representing the different investors in the company, and representing the founders of the company. You have
a responsibility, duty of care to do things in a way that's in the best interest of the company and responsible for the company, and a duty of loyalty not to create situations that are conflicts for you and the company, and keep any information that happens as a board confidential to the company. The informal responsibilities of the board are often the ones that have the most impact. As an investor, my responsibility is to do anything that that CEO needs to be successful. So whatever he or she wants as help from me as a board member, that's my job. When you think about the functional responsibilities around the company and the division of labor between a CEO and a board, it's very easy to define the boundaries. The CEO runs the company, period. The decision the board needs to make is whether or not they support the CEO. If the board supports the CEO, it should be easy for the board to let the CEO run the company. Now, a great CEO is very transparent with the board about what he or she is doing in running the company. So it's important that that be a two-way street. It's not, okay, CEO, run the company, and we, board, will just close our eyes and ignore what's going on. It's, you, CEO, have the responsibility and authority to run the company, but communicate to us what's going on and include us in the hard decisions that you have to make. Make sure you use us for our expertise, and make sure we're never surprised as a board about what's happening in the context of the company. There are some very specific things that the board should take responsibility for doing, for example, for compensation for the CEO. And this compensation is both base, bonus, and equity. Most boards end up having a compensation committee that the CEO and the head of HR or the CFO are reporting to in the context of proposing different compensation agreements that the comp committee then has to approve. Another primary responsibility of the board is auditing the performance of the business. And oftentimes you'll have a formal audit committee of the board. This audit committee requirement of investors especially is important as a control mechanism and a governance mechanism in the context of the company. The audit committee pays attention to what's going on from a financial perspective and provides advice back to the CEO and the leadership team about what needs to happen. I think early stage companies benefit from creating boards early. And the reason for this is that it establishes a level of formality around the running and execution of the business. Now, the level of accountability that they have to the board in a formal way is pretty lightweight, again, at those early stages. It's mostly informal. But it does force them to interact with the board on a regular basis. It does cause the entrepreneurs to learn how to build the muscles of having board meetings, of having to talk about where they're going with the business on, a quarterly, annual, multi-year time horizon with an objective set of board members that in a lot of cases are good practice for what it's going to look like when you scale up your company and have venture investors and a much more sort of serious heavyweight board. The other reason to have a board early on is that engaged board members can help you tremendously with the growth of your business. If you think about one of your roles as an entrepreneur, it's to collect people. You're trying to collect great people to the business. Great employees, great investors, great customers, great advisors, great board members. And you can use the board as a tool to engage some people in your business in a much more substantive way that helps you build your business and grow and expand your business. So don't lose sight of the value, especially early on, of what a board member can do to help accelerate your business based on their own experience and their own connections. The board of directors is a formal construct and has formal responsibilities. An advisory board is an informal construct that tends not to have any formal responsibilities. A lot of entrepreneurs create advisory boards for their companies for two reasons. One is to try to show that there are capable, interesting, famous people associated with the companies. And then the second is that a lot of entrepreneurs don't want the formal relationship with the board, especially early in the life of the company. My general feeling about advisory boards is that they tend to be pretty weak. There are cases where entrepreneurs do a very good job of managing an advisory board, but in those cases they have to be very proactive about managing the advisory board and getting the advisors actively engaged with the company. I encourage in those cases to consider which of the advisory board members would make good board members and then formalize the relationship
by having them be board members, because then they'll take a lot more responsibility and engagement, both informally and formally. फिर हम लोग के पास बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स हैं। बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स वो होते हैं जो एडवाइजर्स होते हैं, इनका लीगल स्टेटस नहीं होता है, लीगली रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन स्टिल आप रख सकते हैं। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रिटायर हो जाएं, स्टिल आप उनकी सर्विस चाहिए हो तो आप उनको बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स में ले आते हैं। फिर हम लोग के पास लेंडर एंड इन्वेस्टर है। लेंडर इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, लेकिन आपकी टीम में शामिल हो जाते हैं। जब भी आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो तो ये लोग आप सबसे पहले आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, सबसे पहले आप इनको अप्रोच करते हैं। फॉर एग्जांपल एमसीबी बैंक है, एमसीबी बैंक हम लोग की कंपनी का इन्वेस्टर बन गया, उनको पता है आपकी कंपनी क्या है और क्या प्रोजेक्ट करते हैं, उनकी रेपुटेशन क्या है, तो हर दफ़ा वो आपकी कंपनी में इजीली इन्वेस्ट कर लेते हैं। फिर अदर प्रोफेशन में आपके कंसल्टेंट भी आ जाते हैं, आपके वकील भी आ जाते हैं, जिस तरह की आपको सर्विस चाहिए वो आपको प्रोवाइड करते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है यहाँ पे, और ये मैंने यहाँ पे एक अगेन यूट्यूब का लिंक लगाया है टीम वर्क पे। अगर टीम वर्क हो तो क्या फ़ायदा है, टीम वर्क ना हो तो क्या फ़ायदा है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। एक छोटा सा चैप्टर था, बस इसमें बताया गया है जी कि टीम की इम्पोर्टेंस क्या है। टीम आपने बनानी है, जितनी जल्दी आप टीम बनाएंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि अकेले कोई बिजनेस नहीं होता है, आपको टीम को साथ लेके चलना पड़ता है। बस स्टार्टिंग में आपको कुछ काम खुद करने पड़ते हैं, बाकी आपको टीम हायर करनी पड़ती है। जब बिजनेस करना है आपने, तो हमेशा याद रखें कि कुछ पैसे आपके पास कैश रिजर्व होना चाहिए अपने एम्प्लॉय को पे करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको एकदम से प्रॉफिट नहीं मिलता है। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Meet Charlie, the office manager, and his boss. Charlie, do something about your team. Send him team building or something. Oh man. Charlie reads an HR magazine. He calls a friend. He checks the web. Maybe he should just hire his brother-in-law, Phil. Charlie starts to daydream. How great would it be to have a super team? Nobody could stop them, and he would be so successful. What to do? He could bring in a celebrity speaker. Blah, blah. He could hire a consultant. Blah, blah, blah. He could take them cliff diving. Or just take them out for a beer. So he calls the #1 teamwork company he can find, and they're happy to pick up the phone. Now it's a week after the program. The team was patronized and bored. The facilitator was a 22-year-old ex-whitewater rafting instructor named Lars. There's no measurable benefit at all. And one person got hurt. Belatedly, he realizes that standard teamwork approaches can't work because the wrong pieces are there, like a bicycle built with the wrong parts. What's missing? He needs something original. Old approaches can't get new results. Credible. Who takes Lars the team builder seriously? Something that creates measurable results. If the results aren't measurable, chances are there aren't any. And we all know that people hate being patronized, lectured at, and talked down to by Lars the facilitator. Who needs it? Blah, blah, blah. So Charlie said, stop. Let's do something else with the team. Something original, credible, with measurable results. What is this magical something? Ah, that's the secret. But 2 weeks later, Charlie was a huge success. And the boss, well, the boss was now looking at increased productivity that blew his mind.
It's smarter to travel in groups.